नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। सरकारी नौकरी और पेंशन ये दोनों शब्द हमेशा से एक दूसरे के पर्याय माने जाते रहे हैं, लेकिन अब पेंशन व्यवस्था पर नई बहस छिड़ गई है। नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के बीच कर्मचारियों से लेकर राज्य सरकारों तक में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। गारंटेड पेंशन का भरोसा एक और है तो दूसरी ओर कॉर्पस फंड और राज्यों पर वित्तीय बोझ का सवाल है। आखिर कौन सी स्कीम कर्मचारी के लिए बेहतर है और किस पर सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है, आज इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। सरकारी नौकरी को हमेशा के लिए स्थिरता और सम्मान के साथ देखा जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है पेंशन व्यवस्था। पेंशन केवल एक वित्तीय सुविधा नहीं, बल्कि कर्मचारी के पूरे सेवा काल की मेहनत का सम्मान है, जो एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद जीवन निर्वाह के लिए दी जाती है। इसलिए यही पेंशन स्कीम देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को एनपीएस की जगह लाया गया है, लेकिन इसे लेकर कर्मचारियों के साथ राज्य सरकारें भी असमंजस में हैं। यही वजह है कि 27 लाख केंद्रीय कर्मचारियों में से सिर्फ 1% ने ही एनपीएस से यूपीएस में स्विच किया है, लेकिन राज्यों में भी उलझन बनी हुई है। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। राज्यों की उलझन के कारण क्या है, ये जान लेते हैं। उदाहरण के लिए एमपी में करीब 4,50,000 कर्मचारी एनपीएस में दर्ज हैं। एनपीएस कर्मचारी की 10% हिस्सेदारी यानी 4,500 करोड़ रुपए है। इसमें सरकार की हिस्सेदारी 14% यानी 5,500 करोड़ रुपए है। हर साल 10,000 करोड़ एनपीएस में जमा होता है। ये कर्मचारियों के व्यक्तिगत खाते में जाता है। यूपीएस लागू होने पर राज्य सरकारों पर बोझ बढ़ेगा। हर साल 1,750 करोड़ अतिरिक्त खर्च करने होंगे। यूपीएस में कर्मचारी का योगदान 10% रहेगा। सरकार का योगदान घटाकर 10% कर दिया गया है। सरकार 8.50% राशि अलग से पेंशन पूल में डालेगी। कुल मिलाकर यूपीएस में 28.50% जमा होगा। इसमें कर्मचारियों को 50% पेंशन की गारंटी है। इसमें 8.50% हिस्सा कर्मचारियों के खाते में नहीं जाएगा। इस राशि पर हक सिर्फ सरकार का रहेगा, पर स्पष्ट नहीं है कि किस सरकार का हक रहेगा। यही इसकी विसंगति है। यूपीएस के तहत कॉर्पस फंड में भी विसंगतियां हैं, जिसके कारण कर्मचारी इसे लेने में हिचकिचा रहे हैं। जैसे 1 लाख वेतन पर कर्मचारी का 10% अंश होता है। सरकार की तरफ से इसमें 14% फंड जमा होता है। दोनों मिलाकर 24,000 हर महीने डाले जाते हैं, लेकिन सेवा काल में ब्याज मिलाकर करीब 1 करोड़ राशि पहुंचती है, जो कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर करीब 50 से 60 जन बनती है। यूपीएस में यही कॉर्पस फंड कम हो जाता है। इसे समझते हैं। इसमें सरकार का योगदान 10% होगा, 8.50% अलग से पेंशन पूल में जाएगा। सेवा काल के अंत में कर्मचारी का कॉर्पस सिर्फ 64 लाख होगा, जबकि एनपीएस में ये 1 करोड़ होता है। कर्मचारी को पेंशन तो मिलेगी, पर रकम कम हो जाएगी। एनपीएस में कर्मचारी व पत्नी की मृत्यु के बाद कॉर्पस राशि आश्रितों को मिलती है। यूपीएस में कर्मचारी व पत्नी की मृत्यु के बाद कॉर्पस राशि की स्थिति स्पष्ट नहीं है। यानी साफ है, पेंशन व्यवस्था को लेकर अभी तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। एनपीएस और यूपीएस दोनों में कमियां हैं। यहाँ एनपीएस में कॉर्पस फंड बड़ा है, लेकिन गारंटीड पेंशन नहीं है। वहीं यूपीएस में पेंशन की गारंटी तो है, मगर कॉर्पस और पारदर्शिता को लेकर कई सवाल खड़े हैं। यही वजह है कि कर्मचारी असमंजस में हैं और राज्य सरकारें भी बोझ और जिम्मेदारी को लेकर दुविधा में फंसी हुई हैं।
आने वाले समय में केंद्र और राज्यों की नीतियां ही तय करेंगी कि कर्मचारी की वृद्धावस्था सुरक्षित और निश्चिंत कैसे होगी या फिर अनिश्चितताओं से घिरी रहेगी। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। देखिए, तो यूपीएस में कर्मचारी उलझ तो गए हैं और जो सरकारें हैं, राज्य सरकार, उनकी एक बड़ी लाचारी सी हो गई है कि आखिरकार करें तो करें क्या। देखिए, असमंजस की स्थिति है और ये आज से नहीं हो रहा। सबसे पहले आप ओपीएस से शुरू हो जाइए। जब आप ओपीएस की बात करते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें आई और उसको बढ़ाने के लिए या उसे कहते हैं ना कि आगे उस पर कैसे काम हो जाएगा, इसके लिए फिलहाल कोई विचार, कोई प्रस्ताव अब नहीं है। निर्मला सीतारमण बिल्कुल साफ तौर पर इस पर क्लियरिटी दे चुकी थी और जब एनपीएस आई थी तब इसका बिल्कुल क्लियर इस पर दिया गया था कि एनपीएस बहुत अच्छा आया। फिर एनपीएस में एक क्योंकि बाद में एक कमेटी बनी, कुछ सुझाव आए, कुछ बदलाव की बात हुई, तो उसको लेकर एनपीएस के बाद हम यूपीएस पर आ गए। देखिए, आपने चीजें कुछ सिमिलरिटी रखी, कुछ ओपीएस से लिया, कुछ एनपीएस से लिया, कुछ इन सबको मिला जुला के आप यूपी से लिया। लेकिन आप सोचिए कि 27 लाख कर्मचारियों में से 1% यानी 1% व्यक्ति जो है, जो कर्मचारी है, वो यूपीएस की तरफ जा रहा है। यानी कि स्थितियां स्पष्ट नहीं हैं। यदि ओवरऑल सिनेरियो देखें और यदि कर्मचारियों को लगता है कि हाँ उनका हित होगा, सरकार असल में उनके लिए कुछ अच्छा सोच रही है और अपना भी फायदा देख रही है, दोनों बातें देखिए, तो कहीं ना कहीं इसको एक्सेप्ट किया जाता। पर क्यों नहीं हो रहा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारी चीज जगह पर स्थितियां स्पष्ट नहीं है, जिसको लेकर एक क्वेश्चन मार्क लगा है कि आखिरकार क्या। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मुर्तजा मूसवी। मुर्तजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं अरविंद खोकर। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रमेश चंद्र शर्मा अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व अध्यक्ष हैं कर्मचारी कल्याण समिति के। और हरीश बोएड भी अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ इंदौर से हमारे साथ जुड़ेंगे। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले, क्योंकि अभी कर्मचारी संघ से हमारे साथ कोई नहीं है, अनिल जी मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करती हूँ। मुझे सुन पा रहे हैं अनिल जी? मेरी आवाज पहुंच रही है? म्यूट किया, अनम्यूट करके प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। हाँ, राखी जी आवाज आ रही है आपकी? हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। अनिल जी, यूपीएस को लेके मतलब एक लाइन में सवाल खत्म करती हूँ, क्योंकि जब कर्मचारी संघ से जो हमारे मेहमान जुड़ेंगे वो बहुत अच्छे से इस पर अपनी समस्याओं को बताएंगे। बट बड़ा सवाल ये है अनिल जी, जो भी ये यूपीएस आप लाए, ओपीएस का कुछ पार्ट, कुछ एनपीएस का पार्ट, उसको लाकर हमने एक यूपीएस बना दिया, पसंद तो आ ही नहीं रहा। बहुत सारी क्लियरेंस ही नहीं है, एक्सेप्टेंस जो होती है वो तो है ही नहीं इसकी। तो इसका समाधान निकालने की जरूरत है ना। परेशान होते हैं, आपने ऐसी दुविधा में डाला और ऐसी चीजों को लाया गया है जहां राज्य सरकारों को भी समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। तो इस असमंजस को क्लियर तो करना पड़ेगा, या फिर आप बता दीजिए कि क्यों बहुत फायदेमंद है। राखी जी, देखो, एक बात तो बड़ा स्पष्ट है कि जो लोग यूपीएस से एनपीएस में स्विच करना चाहें वो कर सकते हैं। उनकी डेट 30 सितंबर तक है। सही मायनों में जो पेंशनधारी हैं उनको ही तय करना है कि हमको कहां पर फायदा है, कहां पर फायदा नहीं, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, कौन सी चीज की उनके हित में है और कौन की चीज इनके हित में नहीं है। कंफ्यूज कर्मचारी हैं। सरकार तो जो भी नियम बनाती है वो अपने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों का हित भी, सरकार की सारी कंडीशंस भी, राज्य सरकारों को भी सब बातों को ध्यान में रखते हुए तो जो भी स्कीम बनाती है उस स्कीम को बना करके उन्होंने कर्मचारी को हित में सामने पेश कर दिया। और उसके साथ साथ कर्मचारी को यह भी स्पष्ट छूट दे दी कि आप चाहें तो उसमें स्विच हो सकते हैं। और उसके अंदर भी बड़ा स्पष्ट है कि जो पुराने कर्मचारी हैं रिटायरमेंट से 1 साल पहले तक कर सकते हैं, जो वीआरएस पर वाले हैं तो 3 महीने पहले तक स्विच कर सकते हैं। अब कर्मचारी खुद उस बात को अच्छी तरीके से सोच करके जहां भी उनको हित दिखाई दे वहां उस हित में जाकर उस पेंशन का लाभ उठा लें। अब अगर दोनों पेंशनों के हम डिटेल में जाएं तो निश्चित तौर पर बहुत लंबी बहस हो जाएगी, बहुत लंबा विषय चल जाएगा। लेकिन
सभी स्कीमों के अपने अपने फायदे हैं, सभी स्कीमों के अपने अपने नुकसान हैं। कर्मचारी अपने हिसाब से जिसको ठीक समझे उसके अंदर रहे। सरकार तो दोनों तरफ से तैयार है। सरकार तो कोई जबरदस्ती नहीं कर रही कि नहीं आपको यूपीएस में ही रहना है, आपको एनपीएस में ही रहना है। सरकार तो ये कह रही कि जो स्कीम हम लाए हैं उस स्कीमों में अगर आप स्विच करना चाहो तो स्विच कर सकते हो, जाना चाहो तो जा सकते हो, नहीं जाना चाहते हो तो जो स्कीम है उसके ऊपर आप है ही उसके अंदर, उसके लाभ आपको मिलेंगे। तो इसमें कंफ्यूजन का विषय कहीं भी नहीं है। हाँ, वो जरूर है कि हो सकता है कि पूरी जानकारी ना होने के अभाव में कर्मचारी कुछ इसमें डिस्टर्ब हो, लेकिन मैं नहीं समझ, पढ़े लिखे हैं सब एक एक बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। वो अपना हित अहित के स्कीम को लेने में उनकी घर की परिस्थिति के अनुसार कौन सा उनको ठीक रहेगा तो वो स्वाभाविक बात है उनके ऊपर डिपेंड करेंगे, वो जैसा भी तय करेंगे। तो निश्चित तौर पर जैसे एनपीएस के अंदर 60% हम एक मुश्त ले सकते हैं। अब अगर किन्हीं को लगता है कि हमको कोई मकान बनाना है, कोई बिजनेस खोलना है, कोई बाद में काम करना है, इकट्ठे पैसे चाहिए तो एनपीएस में जा सकते हैं वो। तो वो नहीं, सही मायनों में उनको कौन सी स्कीम में जाना है वो खुद कर्मचारी अपने आप में फैसला करे तो सही फैसला होगा और वो उसको सही अंदाज हो पाएगा कि उसको कहां पर जाकर फायदा है। हर आदमी की अपनी अपनी मजबूरियां हैं, उनकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपने अपने काम हैं, अपने अपने घर की परिस्थिति है, उसके अनुसार जो उनको उचित लगे वो उसमें। अनिल जी चलिए, राज्य सरकारों की जो उलझन है उसको उस पे भी मैं आऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यदि आप में कह रहे हैं कि ऑप्शन है जिसमें जाना है जाइए, तो ये फिर हम एनपीएस में इतना अंशदान कर देंगे तो इतना आ जाएगा, हम यूपीएस में इतना कर देंगे तो वो पेंशन पूल में जाएगा, लेकिन उसका जो पार्ट होगा वो पेंशन पूल में जाएगा, उसमें कर्मचारियों के जो उसमें खाते में जा रहा है उस पर सरकार का हक होगा। ये जो चीजें ला रहे हैं ना नए नए सुझाव के तौर पर, इसको क्लेरिफाई करना जरूरी है सर। अब कौन सी सरकार का हक होगा उस पर, स्टेट गवर्नमेंट लेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी? ये उलझन जो राज्य सरकारों की है, ये भी तो दायित्व सरकार का बनता है कि क्लियरेंस दें कर्मचारियों को। तो ठीक है चलिए अभी छोड़िए, वो सब लोग तो ओपीएस चाहते थे ना, तो आया ना परेशानी, ओपीएस के बाद एनपीएस आया, तो ऐसा तो नहीं कि उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे या उसमें जा नहीं रहे। फिर यूपीएस की जरूरत ही क्या थी सर? अभी तो सबसे बड़ा सवाल ही ये हो गया। और यदि जो परेशानियां राज्य सरकारों की है, जो उनका असमंजस है, उसको क्लियर कर दिया जाए। उनको जो समस्या है पहले तो वो क्लियर करे जाए, कर्मचारी तो फिर आएंगे ही उनको जैसा ठीक लगेगा। ताकि जी जहां तक राज्य सरकार का सवाल है, राज्य सरकार सीधा इसे केंद्र सरकार से बात करे ना, वो अपनी समस्याओं को शेयर करे और उसके समाधान को हमारी सरकार उनको समाधान करेगी, उनको बताएगी और जो बात उनकी समझाना उनको समझाएगी। अगर उनकी कोई बात जायज होगी तो उसमें जो करना वो करा जाएगा। लेकिन राज्य सरकार की भी अलग अलग, हर स्टेट की अलग अलग अपनी समस्याएं हैं, अलग अलग विषय हैं, अलग अलग मापदंड है, तो वो राज्य सरकार ही केंद्र सरकार के साथ बैठ करके बातचीत करके उनका रास्ता निकालेंगे ना जी। इसके अंदर जिस तरीके से पेंशनधारी का व्यक्तिगत अपनी चीजें हैं, उसको कौन सी चीज बेहतर लगेगी, उस हिसाब से राज्य सरकार की भी अपनी अपनी सीमाएं हैं। ठीक है चलिए अनिल जी, ठीक है अनिल जी, मैं वापस आऊंगी। अब कर्मचारी संघ से कोई जुड़ा है हमारे साथ? चलिए अभी नहीं जुड़े हैं हमारे साथ, उनके क्योंकि बातें जब आएंगी तो बहुत सारी क्लियरिटी होगी। खैर, मुर्तजा जी मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करेगा मुर्तजा जी। नमस्कार राखी जी, सुन पा रहा हूं मैं आपको। हाँ मुर्तजा जी, इसका समाधान बताइए। देखिए इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि राज्य सरकारों में भी असमंजस है, कर्मचारी परेशान हो ही रहे हैं विपक्ष में होने के नाते, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ पक्ष विपक्ष का नहीं है, ये देश का मुद्दा है, कर्मचारियों का मुद्दा है, बहुत क्लियरिटी होना चाहिए। और जहां तक कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी की मैं बात करूं और पेंशन की बात करूं, तो ये तो दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं बिल्कुल कि इनको हम नकार नहीं सकते। और कहते हैं कि अभी हमारी जो जीडीपी बढ़ी थी, सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान था, तो हम इन चीजों को दूर नहीं कर सकते। कैसे इसका समाधान निकालें? देखिए एक चीज तो मैं बता दूं आपको कि बीजेपी सरकार हमेशा से काले कानून लाने में एक्सपर्ट हो चुकी है, माहिर हो चुकी है। एक बात बता दूं आपको, ये नया कानून जो लेके आने की बात हो रही है, यूपीएस, ये खुली तौर पे इसमें एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आप देखेंगे कि खास तौर पे 37 इयर्स से लेके 40 इयर्स तक का की जो छूट दी हुई है SC ST और OBC कैटेगरी को,
और इसमें मैंडेटरी है कि 25 इयर्स अगर आप सर्विस देंगे तभी आपको फुल पेंशन मिलेगी। तो आप बताइए एससी का क्या होगा, एसटी का क्या होगा, ओबीसी का क्या होगा? ये एम्प्लॉइज कहाँ जाएंगे जो अपनी जिंदगी का मतलब बहुत सारा टाइम गवर्नमेंट में सर्व करते हुए गुजारेंगे? तो ये तो वो कैटेगरी में आएंगे नहीं कि जिसकी सर्विस 25 इयर्स की हो। तो इनको पेंशन में क्या लाभ मिलेगा बताइए? हाँ मुर्तजा जी बोलिए। हाँ कोई क्लियरिटी जो है बीजेपी सरकार इस पे दे नहीं रही है और बार बार कानून जो है चेंज कर रही है, अमेंडमेंट जो आ रहे हैं। ये है कि मैं जहां तक समझ रहा हूँ, मेरी जहां तक समझ है, ये सरकारी कर्मचारी को हरास करने का काम है और खास तौर पे ये इनसिक्योर है। आज सोच रहे हैं कि हम कैसे स्विच करें। तो कुछ सरकार का इस वक्त जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लियरिटी तो दे। और खास तौर पे जो मुद्दा मैं बता रहा हूं आपको, ये कानून जो है SC ST और SC OBC के लिए तो बिल्कुल ही खिलाफ है। आप बताइए वो एम्प्लॉइज जो 40 इयर्स में जिसको जॉब मिल रही है, 37 इयर्स में जिसको जॉब मिल रही है, कई स्टेट में है, उनका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? अगर सरकारी कर्मचारी जो है, आप खास तौर पर सोचिएगा कि जो सरकार अपने एम्प्लॉइज को बेनिफिट देती है रिटायरमेंट पे, वही सब चीजें तो उनके आगे काम में आएंगे। और यहाँ पे बेनिफिट्स का कोई खुलासा कर ही नहीं रही है। कोई क्लियरिटी कहाँ से आ चुके हैं कि 25 साल की वो जो है फुल पेंशन पाएंगे। तो आप बताइएगा कि वो ये कैटेगरी में कहाँ से आएंगे 37 इयर्स या 40 इयर्स में जिसको एम्प्लॉयमेंट मिले? बिल्कुल सवाल है, बिल्कुल है, और इसीलिए इस चर्चा पे भी बैठे हैं कि इसका एक समाधान निकले। क्या इस पर हो सकता है, क्या इसमें कोई और इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं, कोई और चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि ये यूपीएस जो है सिर्फ उलझन बढ़ा रहा है। वापस आऊंगी। अरविंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राकेश जी। अरविंद जी, क्योंकि देखिए कर्मचारियों की बात है और लगातार जो एक सबसे बड़ा पॉइंट आ रहा है ना, जो यहाँ पर यूपीएस को लेके है, उसका एक सबसे बड़ा रेशो ये है कि जो 10% मतलब यहाँ पर जो योगदान सरकार का होता है वो घटा के 10% किया, और 8.50% की जो बात हो रही है इसको पेंशन पूल में डालेंगे, जो जिस पर जो पूरी राशि ओवरऑल आएगी वो कर्मचारी के खाते की नहीं है, वो सरकार के खाते की। अब कौन से सरकार के खाते की, यही क्लियरेंस नहीं है। तो यूपीएस में ऑलरेडी इतनी परेशानियां हैं, कर्मचारियों को तो है ही, सरकारों को भी क्लियरेंस नहीं है। कैसे इसका समाधान निकालें? क्या इसमें कोई बदलाव हो सकते हैं अभी भी चाहे तो? देखिए, इस बारे में केंद्र सरकार को जो वित्त मंत्रालय को स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए। आमतौर पर होता क्या है, जो सामान्यतः जो रूल होता है कि जो कर्मचारी केंद्र सरकार के हैं उनका अलग व्यवस्था होती है, जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनकी व्यवस्था अलग है। और इसलिए जो पहले केंद्र सरकार अपना TADA लागू करती है, उसके बाद ही जो है वो राज्य सरकार लागू करती है। पे कमीशन के बारे में भी यही होता है कि पहले केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए लागू करती है, उसके बाद राज्य सरकारें राजनीतिक दबाव या जो भी कारण के उसके बाद लागू करती है। अगर कोई राज्य सरकार चाहेगी पे कमीशन लागू नहीं, ये उसका अधिकार क्षेत्र आता है। ठीक इसी तरह वाला जो मुद्दा है, अब ये एक जो है ना आर्थिक या एक सामाजिक सुरक्षा से ज्यादा एक राजनीतिक मुद्दा है। धीरे धीरे ये बनाने की कोशिश काफी समय से हो रही है। हिमाचल चुनाव से पहले कांग्रेस ने इसको पुरानी पेंशन वाली योजना थी उसको लेकर के बड़ा एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करी। लोकसभा चुनाव से पहले कोशिश हुई, तो लेकिन वो जिस तरह से उसका प्रतिफल मिला है, वो जो जितनी उम्मीद थी विपक्ष को, इतने वोटर को नहीं मिले। यही कारण है कि इसमें भले कर्मचारी को कितना भी कंफ्यूजन हो रहा हो, जो खास करके जो भी रिटायर होंगे इस नोटिफिकेशन के बाद, उनके लेकर के कोई भी बड़ा राजनीतिक दल अब इसमें कोई ध्यान देने की तरफ वो ज्यादा जरूरत नहीं समझ पाता। लेकिन ये केंद्र सरकार का दायित्व है और वित्त मंत्रालय का विशेष करके दायित्व है, और कार्मिक मंत्रालय जो कुल प्रधानमंत्री के अधीन आता है, उनका विशेष तौर पर यह दायित्व है कि इस संबंध में जितना भी कंफ्यूजन ये आ रहा है उसको दूर किया जाए। ठीक इसी तरह कंफ्यूजन जीएसटी के बारे में भी है कि जीएसटी में कई राज्य हैं, लेकिन पेट्रोल और जो अल्कोहल है ये जीएसटी में क्यों नहीं लाए जा रहे हैं? वो इसी वजह से नहीं लाए जा रहे कि राज्य सरकार कहती है इसमें अगर ये आएंगे तो इतना हिस्सा हमारा होगा, केंद्र सरकार कहती है नहीं दें। ये स्थिति इस एनपीएस के बारे में आ गई है, क्योंकि जो पूल वाली जो बात आ रही है, अंशदान में जो पूल है वो किसका कितना रहेगा, इस बारे में स्पष्टीकरण अभी केंद्र सरकार की तरफ से पूरी तरह से नहीं है। और जो स्पष्टीकरण है वो चीजों को और उलझा रहा है, जिस तरह जीएसटी वाला मामला उलझा है। तो ये राज्य के हित में भी नहीं है। और जो कर्मचारी हैं, देखिए सारे कर्मचारी भ्रष्ट नहीं होते, बहुत सारे कर्मचारी वाकई में पूरे जीवन भर देश सरकार की सेवा करते हैं, तो उनको निश्चित तौर पर उनके बुढ़ापे के समय सरकारी जो नौकरी है इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन ही जो है ये पेंशन होती है। इसके बारे में जितने भी ये निर्णय की स्थिति पैदा हो गई है इससे, वो जरूर जल्दी केंद्र सरकार इसको दूर करे, उतना जल्दी बेहतर होगा।
नहीं तो फिर वो बाबू के चक्कर लगेंगे, फाइल नोटिफिकेशन यहाँ से वहां जाएगा और ये लंबे समय के लिए मामला लटक जाएगा। लेकिन अंशदान वाली जो बात है, इसमें स्पष्टीकरण कार्मिक मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को इसमें देना है कि ये अंशदान कैसे इसमें लिया जाएगा, राज्य सरकारें कैसे लेंगे, केंद्र सरकार कैसे लेगी। सामान्यतः जो प्रक्रिया होती है कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी है वो उनके हैं और जो राज्य सरकार के कर्मचारी वो उनके हैं, उनका जो आय व्यय जो होता है, उनकी पेंशन और जो वेतन है वो केंद्र सरकार का केंद्र सरकार के खजाने से जाता है और राज्य सरकार का राज्य सरकार के खजाने से जाता है। जैसे यूपी इलाहाबाद बोर्ड का अगर कोई टीचर है तो उसकी जो पेंशन है, उसकी जो ग्रेजुएटी है, उसकी जो तनख्वाह है वो यूपी सरकार के खजाने से जाएगी, उसका केंद्र सरकार से कोई लेना देना। तो पेंशन के मामले में सामान्यतः ऐसा ही होता है, लेकिन एनपीएस का जो भी केंद्र सरकार की तरफ से आया है इसने कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर दी है। तो जितने जल्दी इसको दूर कर ले वो कर्मचारियों के हित में भी है और सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के हित में। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी और हमारे साथ गजेंद्र सिंह राठौर जी जुड़ेंगे, प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के। गजेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और संगठन से क्योंकि दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो मैं सबसे पहले, रमेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ रमेश जी, एक लाइन में प्रश्न करूं, मूल रूप से ऐसी कौन सी परेशानी है जिसको बहुत आम भाषा में समझा जाए कि क्यों यूपीएस नहीं चाहिए? देखिए, ओपीएस का तो कुछ मिलना नहीं, उसके लिए तो बिल्कुल प्रस्ताव एक तरफ से खारिज है। उसी की चीजों को जब हटा था, बहुत सारी चीजों पर नहीं करना चाह रही थी सरकार, तब एनपीएस आया। अब यूपीएस, ओपीएस और एनपीएस की कुछ चीजों को निकाल करके हम यूपीएस में शामिल करके लाए हैं, उस पर भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। आम भाषा में सबसे बड़ी जो परेशानी है, जो लोग समझें और सरकार समझ जाए कि मूल रूप से क्या परेशानी है, तभी तो वो बदलाव करेगी, वो क्या है यूपीएस का? भारत सरकार ने यूपीएस के लिए नई नीति जारी की है और बहुत सारे उसके बराबर स्पष्टीकरण भी आते रहे हैं। हम सब भी ये मांग करते रहे हैं कि पुरानी पेंशन चालू हो, लेकिन चूंकि पुरानी पेंशन बंद हो चुकी थी और अलग अलग राज्यों में अलग अलग आधार पर पेंशन प्राप्त हो रही थी, तो भारत सरकार ने जो नियम बनाए हैं, यदि कोई कमी होगी, पेशी होगी, तो शायद मैं सोचता हूँ कि उसमें सुधार बार बार होते ही रहते हैं। कोई एक आदेश निकलता है, 50 बार उसमें सुधार होता है। वो निश्चित मान के चलिए आप कि मैं भी भारतीय मजदूर संघ के नाते सबसे पहले शायद भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पे मैं कैबिनेट का दर्जा होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार में मैं धरने में उनके सम्मिलित हुआ था और ज्ञापन देने में भी सम्मिलित हुआ था। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन चालू करे, लेकिन सरकार ने कोई राजनीतिक आधार पर नहीं है कि वो SC/ST वालों को अलग देते हैं या सामान्य वर्ग वालों को वायदा होता है, उस प्रकार से होता है। मध्य प्रदेश में तो 33 साल में देते हैं पूरी पेंशन। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि साहब 25 साल वालों का क्या होगा, 20 साल होगा, तो पहले भी 33 साल में पूर्ण पेंशन होती थी। मैंने भी नौकरी की है, 34 साल की पूर्ण पेंशन मिली है। लेकिन समस्या ये आ रही है पूरे हिंदुस्तान में, सरकार नियमित नियुक्ति के बजाय अन्य मार्गों के माध्यम से, कहीं डेली बेस के माध्यम पर, आउटसोर्स के माध्यम से, कभी डेली बेस के माध्यम से अलग अलग विभागों में अलग अलग नीतियों कारण से भर्ती कर रहे हैं। अब भर्ती कर लिया शिक्षकों को, उन्होंने 500 रुपए, 1000 रुपए में भर्ती कर लिया। हमारे कांग्रेस सरकार में 500 रुपए में भर्ती किया था प्रदेश में। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जब सरकार ने इनको नियमित करने की प्रक्रिया अपनाई, तो नियमित हुए तो मालूम पड़ा कि उनकी 5 साल की सर्विस या 10 साल की या 15 साल की सर्विस चली गई। अब आदमी ने नौकरी तो कह रहे कि हमने 40 साल करी, कोई 50 में करी, किसी ने नगर पालिका में करी। तो ये जो परेशानी आ रही है कि उनकी नियुक्ति दिनांक जब वो लागू हुई है उसी दिन से माना जाए। शासन का ये कहना है कि भैया हमने तो अभी 10 साल पहले या 15 साल पहले या 20 साल पहले आपको सरकारी सर्विस में लाए, सारी सुविधा दी है। तो विभिन्न विसंगतियां तो मेन यही है कि उनको अगर नियुक्ति दिनांक से माना जाए, 50% दे रही है सरकार पेंशन का, उन्होंने रखा है प्रावधान, और अभी बराबर अगर आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार करेगी। मैं भी शायद 3-4 बार वित्त मंत्री भारत सरकार से मिलकर आए। अभी भोपाल में एक बार माननीय वित्त मंत्री आई थी, करीब 6-7 महीने पहले कार्यक्रम में आई थी। हमने वहां भी कहा कि साहब इसमें बहुत सारी दिक्कत है, उन्होंने कहा मेरे पास भिजवाओ। तो ये एक सामंजस्य नहीं हो पा रहा है, या उसको बराबर उसको हम कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार में भी आने में समय लगेगा, अन्य राज्यों में भी लागू होगा। तो ये मैं सोचता हूँ कि सरकार हमेशा संशोधन करती रही है, कोई ऐसा नहीं कि एक बार नहीं होती है। तो संशोधन इसमें आवश्यक है, जो भी होगा उसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो संशोधन निश्चित होगा। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। गजेंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? गजेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। हाँ गजेंद्र जी,
क्योंकि आप भी प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के, बहुत सारे कर्मचारी होंगे जिनसे बात होती होगी, आपने भी क्योंकि एक मत रखा होगा सरकार के समक्ष, क्योंकि बात हो रही है कि समन्वय नहीं हो पा रहा, जैसा कि अभी रमेश जी कह रहे थे, वो समन्वय की कमी है। कोशिश तो बहुत हो रही है कि इस विषय का एक सॉल्यूशन निकले, एक बातचीत निकले। भाई एनपीएस में क्या परेशानी थी? कुछ परेशानियां आ ही रही थी ओपीएस के बाद, तभी तो एक सुझाव बढ़ा के यूपीएस कर दिया। तो ये सुझाव सरकार कर अच्छे के लिए रही है, पर हो अच्छा नहीं रहा, तो इसका एक समाधान निकालना है। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ एक जगह किसी एक वर्ग का फायदा देखने के लिए चीजें होती हैं, या सरकार अपना फायदा देखने के लिए कर रही है? और यदि नहीं कर रही है तो फिर यूपीएस जैसी चीज क्यों लाए हैं जिसमें आधी चीजों की तो क्लियरिटी ही नहीं है? जी, मैं आपको आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, पहली बात तो इसके साथ छेड़खानी करी क्यों, और करी है तो अभी हमारे मित्र कह रहे हैं कि हमने बार बार उनको दिया है। पर मैं एक चीज बता दूं, वित्त मंत्री माननीय जो है भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम तो ओपीएस देंगे ही नहीं, जबकि पिछले दिनों राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान सरकार से हमने मुख्यमंत्री महोदय से कहा, जब हमने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कीजिए, एनपीएस नहीं किया हमें, तो उन्होंने कहा किसी भी स्टेट में लागू नहीं है। तो हमने कहा पहला राज्य राजस्थान क्यों नहीं हो जाए कि हिंदुस्तान में एक मिसाल हो कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई। और निश्चित तौर पे मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को कि उन्होंने इस ओल्ड पेंशन स्कीम जो एनपीएस थी उसको ओपीएस में लागू करके और एक मिसाल कायम की। अभी हमारे मित्र कह रहे थे, हमने बार बार उनको कहा, भारत सरकार को भी कहा, सीतारमण जी जब आए उनसे मिले, कोई तकनीकी चीजें होगी, तो मैं आपको आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम यूपीएस ही देंगे, ओपीएस नहीं देंगे। तो किस बात के लिए ये कह रहे हैं? अभी हम सबको मिलके और भारत के जो है हमारे वित्त मंत्री है उन पे दबाव बनाना चाहिए, वो तो नहीं है। और हम कह रहे हैं कि हमने कहा था, उन्होंने कोई पेशिश किया, हमारा काम नहीं है। कर्मचारियों का काम है अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए। अभी जिस तरीके से जो लोग जो कर रहे हैं कि हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है। संघर्ष बिना कोई चीज हासिल नहीं होती, और राजस्थान में हमने करके दिखाया है और हिंदुस्तान में भी ये होनी चाहिए। अब ओपीएस एनपीएस लागू थी भारत सरकार में और उसके बाद में उसको यूपीएस लागू कर दी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो यूपीएस का लॉलीपॉप दिया गया है, निश्चित तौर पे ये कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ा छलावा है, जिसके कारण से भारत सरकार के कर्मचारियों ने यूपीएस को अडॉप्ट नहीं किया है, क्योंकि एनपीएस से ही बदतर यूपीएस है। क्योंकि हमारे कर्मचारियों की जो अंशदायी पेंशन योजना में जो पैसे काटे जा रहे थे 10% और 14%, और जो सरकार दे रही थी वो सारे मिला के वहाँ एनपीएस, वो जो एनपीएस के खाते में पीएफआरडी में जमा हो रहे थे। और हम तो पिछले कई दिनों से राजस्थान के कर्मचारी हैं, पिछले कई दिनों से जब से हमारे भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने उनसे कह रहे हैं कि आप भारत सरकार के जो जमा है पीएफआरडी में जो हमारे पैसे जमा है लगभग 7,000 करोड़ रुपए जमा है, वो कर्मचारी के खाते में वापस लाइए, क्योंकि हमारे यहाँ तो ओपीएस लागू है। और मैं तो मानी अभी हमारे मित्र जो कह रहे थे इनको आंदोलन करना चाहिए ओपीएस के लिए, ये रिक्वेस्ट और ये जो अनुनय विनय से कोई सरकार नहीं देगी और बिना रोए कोई सरकार मानती नहीं है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि एमपी के लोगों को या हिंदुस्तान के सभी स्टेट में, जैसे अभी 2-3 स्टेट में लागू भी हुआ ओल्ड पेंशन स्कीम, और ओल्ड पेंशन स्कीम हमारा अधिकार है। कर्मचारी अपनी उम्र के 60 साल के बाद में जब सेवानिवृत्त होता है तो अपने जो है अधिकार है उनसे, और जो सरकारें करती आ रही है कि जो बुढ़ापे की लाठी है उस लाठी को तोड़ दिया था, राजस्थान में ये लाठी वापस मिली है और बुढ़ापे में हमारे एक अच्छा गुजर बसर हो सके, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो परिवार है उसमें हमारी इज्जत बढ़े, इसलिए ओपीएस है, ये हमारा अधिकार है। राजस्थान हिंदुस्तान की सरकार ने ओपीएस लागू किया था, कब किया था? जब देश आजाद हुआ हिंदुस्तान में, तब जाके ओपीएस लागू हुआ था और उसके बाद में धीरे धीरे यूपीएस लागू कर दिया, यूपीएस को एनपीएस कर दिया, अब आके का गारंटी पेंशन योजना। मैं कह रहा हूँ कि कर्मचारी के जो पैसे काटे जा रहे हैं और सरकार अपना अंश दे रही है यूपीएस में, तो स्पष्ट तौर पे कि यूपीएस में जो कर्मचारी को सरकार अपने तरफ से जो पैसे जमा कराएगी
वो पैसे वापस नहीं दिए जाएंगे, वो सरकार अपने खाते में रखेगी और 50% पेंशन की गारंटी दे रहे हैं। तो हमारे जो पूरी सेवा काल में लगभग 30 से 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए हमारे जमा होते हैं, हमारे जो हमारी सैलरी में से काट के रखे जाते हैं, सरकार अपनी तरफ से दे रही है। तो वो पैसे हमारे कहाँ जाएंगे, इस बारे में जब तो यूपीएस लागू नहीं करवा रहे लोग। आपने देखा होगा भारत सरकार के कर्मचारी, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उन्होंने यूपीएस में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बिल्कुल, हाँ। सारे ओपीएस में, और सब चाहते हैं कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। तो इसके लिए सभी को इकट्ठा होकर ओपीएस लागू करवाने के लिए जबरदस्त, पिछले दिनों आपने देखा होगा भारत में प्रत्येक प्रांतों में ये आंदोलन चल रहा है। भारत यूपी में देखा मैंने, हिमाचल में देखा। हिमाचल में तो आपको पता है ओपीएस के लिए कितना क्या हुआ था, वहां पे सत्ता बदल गई थी क्योंकि वहाँ एनपीएस लागू था और सरकार की जो पार्टी थी उसने घोषणा पत्र में दिया था कि राजस्थान में दिया है, हिमाचल में देंगे उन्होंने ओपीएस के लिए, और वहाँ ओपीएस पे लागू है। तो पंजाब में देख लो ओपीएस लागू है। तो सब स्टेट्स में ओपीएस लागू होनी चाहिए, क्योंकि ओपीएस में कर्मचारी पूरे उम्र तक सेवा करता है सरकारी देते हुए, और कोई अलग से कोई फंड नहीं होता है। उसके बाद में अगर पेंशन नहीं है तो निश्चित मानिए हमारा जो बुढ़ापा है वो एकदम खराब हो जाता है। आज देखिए कि जो अभी उपराष्ट्रपति जी ने अपनी एमएलए की पेंशन के लिए अभी राजस्थान में एक एप्लीकेशन लगाई कि मेरी पेंशन चालू की जाए। तो जब वो लोग एमएलए 5 साल तक रहते हैं और फिर उसके बाद में उसको पेंशन दी जाती है, दूसरे 5 साल हो गया तो उसको पेंशन दी जाती है। जबकि कर्मचारियों के साथ कितना चला हुआ है कि कर्मचारी अपने 60 साल तक पूरी सेवा करता है, जनता की सेवा, जो सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं होती है उसको जनता तक पहुंचाने का काम कर्मचारी करता है। उसे तो कोई सत्ता से मतलब नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। तो हम लोग तो सरकार के अभिन्न अंग हैं और सरकार को सोचना चाहिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम पूरी तरह सभी स्टेट्स में लागू की जाए। ठीक है गजेंद्र जी, ठीक है, वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, देखिए 2-3 बातें हैं जो कंफ्यूजन है, जो असमंजस है, उसके लिए एक बात निकल के आती है कि बातचीत से एक सॉल्यूशन निकलेगा, पर अब ये भी कहा जा रहा है कि समन्वय नहीं है। परेशानी इस बात की होती है कि एनपीएस की यदि बात करें तो 14% का जो फंड है वो दिए जाने की बात सरकार की है। यूपीएस में आएंगे तो यहाँ घटाकर सरकार का जो फंड है वो 10% हो जाता है। अच्छा, एक और सबसे बड़ी बात ये भी है जो आम भाषा में समझे कि एनपीएस में यदि मान लीजिए कर्मचारी या उसकी पत्नी की मृत्यु होती है तो जो आश्रित हैं उनको सारी चीज़ों की जो जिम्मेदारी है जो होती है राशि वो दी जाएगी। यूपीएस में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को कैसे लाया गया है और कैसे आप ये कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ओपीएस की हैं, कुछ चीज़ें एनपीएस की हैं? आप इसको किस मकसद से लाए हैं पता नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी एक सिरदर्द बन गई है। इसका क्या समाधान आप देखते हैं? देखिए राखी, जहाँ तक आपने बोला कि किस तरह से क्या समाधान है और इसमें उलझन कहाँ है, आप अभी देखिए एक रिपोर्ट में देख रहा था जिसमें यूपीएस को लगभग 1% कर्मचारियों ने एक्सेप्ट किया। तो अगर स्कीम में कोई ऐसी अच्छाई है तो ये परसेंटेज तो होना नहीं चाहिए। हमें लगता है कि सरकार ने जो भी स्कीम लागू किया है, पेंशन स्कीम लागू किया है, उसकी तरफ कर्मचारियों का रुझान क्या है। एक अभी पहले जो कर्मचारी संघ के नेता बोले थे ओपीएस की बात, देखिए ओपीएस तो बहुत पहले से लागू है, सरकार ने उसको हटा के एनपीएस लागू किया। ओपीएस में क्या होता था, कर्मचारी नौकरी करता था और रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाती थी। तो जहाँ तक सामाजिक सुरक्षा का सवाल है, सोशल सिक्योरिटी का सवाल है, हमको लगता है कि ओपीएस में आज भी कर्मचारी बड़ा सुरक्षित महसूस करता है। रही बात एनपीएस की, और उसके बाद यूपीएस लागू किया। आप देखिए जो मान लीजिए 50% पेंशन मिलेगी, उसके वेतन का 50% पेंशन मिलेगा यूपीएस में। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने अभी एक चीज़ और दोहराया कि राज्य सरकारें कहाँ तक सहमत हैं, उनके बीच में क्या उलझन है। अगर राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, अभी अश्विनी वैष्णव जी की हम बात सुन रहे थे, उन्होंने जो बयान दिया उसमें कहा कि राज्य सरकारें चाहे तो इसको लागू कर सकती है, पूरे देश में लागू हो सकता है। लेकिन राज्य सरकारों के साथ समस्या ये है कि उनका जो बजट बढ़ जाएगा, पेंशनधारियों को उनको उतना पैसा देना पड़ेगा, परसेंटेज बढ़ जाएगा। दूसरी बात है कि जो राशि है वो किसके खाते में जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के जाएगी कि स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जाएगी। तो ये बहुत सारी उलझने हैं और शायद यही वजह है
कि यूपीएस को कर्मचारी देश भर में अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। एक तीसरी बात जो हम बता रहे हैं, कई राज्यों में ओपीएस लागू है, चाहे उसके भले भी राजनीतिक कारण हो, लेकिन वहाँ के कर्मचारी इस बात को स्वीकार करते हैं कि भाई चलो हमको पुरानी पेंशन मिल रही है, हमें सुरक्षा है, 60 साल नौकरी कर लिए, इसके बाद हमें पेंशन मिलती रहेगी। तो अब सरकार को ये सोचना है कि यह असमंजस सबसे पहले दूर करे, कर्मचारियों को भरोसे मिले। देखिए कर्मचारी क्या है, देश की एक रीढ़ की हड्डी, उसको भी मान लें, और देश में अर्थव्यवस्था में उसकी बड़ी भागीदारी है। आपने अभी कहा कि सर्विस सेक्टर में कितना योगदान है, तो हमें लगता है कि सबसे पहले इनको भरोसे में लिया जाए और उनको प्रॉपरली समझाया जाए। ऐसा नहीं है जो कर्मचारी है वो सब गुणा भाग कर लेता है कि उसको कहाँ फ़ायदा होगा, कहाँ नुकसान होगा, कितना % DA बढ़ा, कितनी की सैलरी इनहांस हुई, तमाम चीज़ें वो पूरा गुणा भाग करते रहते हैं। जो भी आदमी इस तरह का काम करता है तो उनके पास पूरी व्यवस्था है कि वो ये इस बात का निर्धारण कर ले कि उसको आने वाले समय में क्या लाभ मिलेगा। तो हर कर्मचारी चाहेगा कि उसे 60 साल के बाद जब कोई उसका आश्रय क्या है, पेंशन है, पैसा अगर आप एक मुश्त दे भी देते हैं तो उसको उतना महत्वपूर्ण नहीं मानता, जबकि हालांकि यूपीएस में एनपीएस में काफ़ी फ़ायदा था। आप देखिए लगभग जो है रिटायरमेंट के टाइम में आपने एक आंकड़ा बताया, अगर उस सैलरी स्ट्रक्चर पर है तो वो 1 करोड़ का मिलता फ़ायदा। लेकिन सवाल इस बात का होता है कि उसके आने वाली ज़िंदगी की बात है, आने वाले समय में वो क्या करेगा, क्या पैसा महत्वपूर्ण है। और फिर इसका बाद आप देखिए पैसे का डिवैल्यूएशन भी होता है। ऐसा नहीं कि आज जो 10 रुपया आपने जमा किया और 10 साल बाद 100 रुपया पाते, तब तक तो डिवैल्यूएट हो जाती राशि, माने उसकी वैल्यू कहाँ घट जाती है। तो हमें इस बात को समझना होगा और कर्मचारियों को पूरे देश भर में भरोसे में लेना पड़ेगा। कर्मचारियों के हितों को लेकर के सरकार को सोचने की ज़रूरत है और उसमें कहाँ विसंगतियाँ हैं उसको देखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार ने स्कीम बनाया तो बड़ी गलत स्कीम बना दिया। केंद्र सरकार की मंशा ऐसी नहीं कि कर्मचारियों को ठगा जाए या इस तरह से किया जाए। केंद्र सरकार ने कुछ सोच समझ के बनाया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि असमंजस दूर करे। दूसरी बात है केंद्र और राज्य सरकार दोनों में तालमेल होना जरूरी है, क्योंकि आप देखते हैं जब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है DA बढ़ाती है तो राज्य सरकार उसके पीछे पीछे DA बढ़ाती हैं। कई राज्य सरकारें ऐसे 6 महीने बाद बढ़ाती हैं। ये सब विसंगतियां तो कर्मचारी झेल लेता है। लेकिन एक दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ला रहे हैं और पूरे देश भर में लागू होने की बात है, तो उसको कम से कम जो है उसका असमंजस दूर होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि राज्य सरकारों को बिना उसमें लिए हुए, और राज्य सरकारों को भी प्रयास करना चाहिए, कर्मचारी तो उनके राज्य के भी हैं, तो उनको भी कॉन्फिडेंस में लेकर के इस स्कीम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है इस असमंजस को दूर करने, क्योंकि इसका समाधान तभी हो पाएगा जब सारे देश के कर्मचारी संगठन या जिन राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम है उनको भी लें कॉन्फिडेंस में, और जिन राज्यों में NPS है उनको भी लें, और जो केंद्र सरकार है इनको लेकर के पूरा एक नया एक फार्मूले के तहत इसको करना चाहिए। वैसे तो OPS बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो राज्य लागू कर रहे हैं वो अपने अपने रिस्क पर लागू कर रहे हैं। तो इन सब बातों का अगर लबो-लुआब निकालिए तो राखी ये लगेगा कि अभी भी ये असमंजस में है ये स्कीम, और इसको दूर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है अनिल जी, सभी लोगों की देखिए बात और व्यूज जो हैं, उसके बाद एक बात तो आ गई कि ये तो और बड़ा सवाल आता है कि कहीं कहीं पर कुछ स्टेट में OPS चल रहा है, और जब पता ही है कि सरकार उस पर कोई वर्कआउट नहीं करना चाहती, तो फिर उन स्टेट्स में कैसे है, क्या वहां पर चीजें किस तरीके से हो रही हैं, ये भी देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, जब आप OPS को पूरी तरीके से हटा के आप यदि NPS पर काम कर रहे थे, तो NPS में आप जो चीजें लाए, माना कि बहुत ज्यादा संतुष्टि नहीं है कर्मचारियों को आज भी, लेकिन आप उसका एक ऐसा समाधान कर दीजिए कि UPS से अब हटा के सारी चीजों को NPS में आप करिए, ताकि वो चीजें स्थिति बनी रहे। कल को ऐसा ना हो कि UPS के बाद भी एक और कोई सी पेंशन पॉलिसी लानी पड़े। तो सर ऐसे कितनी पॉलिसी बनाएंगे? ये तो वाकई में एक बड़ा टास्क है, और केंद्र के लिए ही है ये बड़ा टास्क, क्योंकि आप जो चीजें करेंगे उसी के बाद स्टेट में ये सारी चीजें धीरे धीरे इंप्लीमेंट होती हैं। तो ये तो सबसे बड़ी चुनौती आप ही लोगों के लिए है। राखी जी, सरकारें हमेशा जनता के हित में, कर्मचारी के हित में अपने फैसलों में बदलाव करती रहती हैं। जिस तरीके से अब जो बदलाव करे हैं वो भी सरकारी कर्मचारी के हित के अंदर करेगा। और मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि उचित स्थान पर, उचित समय पर, उचित बात को कहा जाए तो सही फैसला सही समय पर हो जाता है। हमेशा सरकार कभी भी हठधर्मिता से नहीं चलाती है। हम जनता के हित में फैसले लेते हैं, कर्मचारी के हित में फैसले लेते हैं, और उसमें कहीं सुधार की आवश्यकता होती है तो समय समय पर हम सुधार करते रहते हैं। हम तो सबको साथ लेकर के चलने में वाले व्यक्ति हैं।
कि हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इन सबको साथ लेकर चलना है, चाहे छोटे छोटे कर्मचारी है, चाहे बड़ी से बड़ा कर्मचारी। और जहां तक अभी मेरे कांग्रेसी भाई कह रहे थे कि कुछ कमियां बता रहे थे, कुछ प्लस माइनस बता रहे थे, तो मैं इनसे पूछना एनपीएस कब लेके आए? अगर एनपीएस आया है तो इनके टाइम आया है, और उसके बाद में उसमें जो भी सुधार कर रहे हैं, हम तो लगातार सुधार कर रहे हैं, चाहे यूपीएस के माध्यम से सुधार कर रहे हैं, चाहे उन सबको पूरी छूट दे रखे हैं। और राज्य सरकारें जो अपने हित में उनको अच्छा लगे, अगर राज्य सरकार को लग रहा है कि ओपीएस लागू करने में वो सक्षम है, वो उनकी उस छूट है, वो राज्य सरकारें अपने हित वो सोचेंगे। उनको केंद्र सरकार से बात करनी है, केंद्र सरकार से बात करेंगे, कहां पर उनको दिक्कत आ रही है केंद्र सरकार बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगी। लेकिन ये सब चीजें जो है हमेशा समय समय पर सुधार की आवश्यकता रहती है। सरकारें समय समय पर सुधार करती रहती हैं, और सही मायनों में हमारे जो कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी उनका हित किसमें है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार योजना बनाती है और आगे बनाती भी रहेगी। जहां जहां आवश्यकता होगी वहां सुधार भी करे जाते रहेंगे। ठीक है अनिल जी, आपने ऐसी बात कर दी कि जैसे सब कुछ सरकार ने बहुत अच्छा ही किया है और सब कुछ बहुत अच्छा है और समय समय पे ऐसे ही अच्छा होता रहेगा, लेकिन समस्याएं तो जस की तस बनी हुई हैं ना। देखिए कर्मचारी संगठन से दो जो गेस्ट हमारे हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है, उस पर तो कोई बात रखिए। उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? यदि जाके बात करनी है तो क्या इन्होंने कभी बात नहीं करी होगी? ये भी तो सोचिए, करी ही होगी ना, तो फिर उसका समाधान क्यों नहीं है? सरकार तो पॉलिसीज ला रही है और सामने रख देती है, उसकी समय सीमा है, आप यहां से यहां स्विच कर लीजिए और एक बार चले गए तो दोबारा वापसी भी नहीं होनी। तो ये भी तो आपने एक चुनौती रख दी है, कैसे जाएंगे? वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जाएं भी कि नहीं जाएं, बढ़ेंगे कैसे? और एक बात बताइए, 27 लाख केंद्रीय कर्मचारियों में से मात्र 1% यदि यूपीएस अपना रहा है, तो ऐसी पॉलिसी को चला के फायदा भी क्या है? राखी जी, चुनौती नहीं है, अवसर है। उनको मौके हैं कि कौन सी स्कीम में जाना है, कौन सी स्कीम में नहीं जाना। हम तो उनको अवसर प्रदान, हम तो उनको मौके दे रहे हैं। हम उनके ऊपर कोई चैलेंज पैदा नहीं कर रहे हैं, कोई चुनौती पैदा नहीं कर रहे हैं। उनको इस चीज के मौके दे रहे हैं, आपको कौन सी पॉलिसी आपके अपने हिसाब से ठीक रहेगी, उस पॉलिसी में आप स्विच कर जाओ, आप उस पॉलिसी को स्वीकार करो और उसके साथ आप उस पॉलिसी के लाभ उठाओ। इसलिए हम किसी पर प्रतिबंध नहीं लगा रहे। और मैं फिर एक बात कह रहा हूं कि हमेशा आप ये देखेंगे कि चाहे हर क्षेत्र में हमेशा बदलाव होते रहते हैं, हर क्षेत्र में हमेशा तरक्की की आवश्यकता होती है, हर क्षेत्र को समय की परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन करने पड़ते हैं। और सरकार हमारी विकास की तरफ बढ़ने वाली सरकार है, आगे बढ़ने वाली सरकार है, देश को आगे ले जाने वाली सरकार है। और देश भी आगे जब जाएगा, देश में रहने वाले चाहे हमारे कर्मचारी हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे किसान हैं, चाहे मजदूर हैं, सबके हितों में ध्यान रखते हुए सरकार आगे चल रही है। तो इसलिए राखी जी चिंता का विषय नहीं है। हाँ, ये जरूर है, उचित समय पर उचित स्थान पर हमारे लोगों को बात रखनी चाहिए और सरकार उस पर गंभीरता पूर्वक विचार करके जो मजदूरों के हित में होगा वो फैसला हमेशा लेती रही है, आगे भी लेती रही। चलिए ठीक है, मुर्तजा जी, आपको लग रहा है बातचीत करने की जरूरी है? और मुझे तो लगता है कि इंडिया ब्लॉक तो अपने आप में बहुत मजबूत है, करिए इसको लेके बात। और यूपीएस में यदि 1% की लोग यदि जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि फिर जैसे ये कह रहे हैं कि जो अच्छा सुझाव आएगा उसको हित में रख के ध्यान रखा जाएगा, तो ओपीएस प्रॉपर तरीके से हटा के तो एनपीएस है, तो दोनों में से एक को ही कुछ फाइनल रख दीजिए। अब यूपीएस तो मुझे नहीं लग रहा सर इतनी कोई सफल है और इस पर कोई और ज्यादा बढ़ेगा। देखिए, एक चीज ये है राखी जी, इसमें कोई बेनिफिट मुझे रिटायरमेंट बाद नजर नहीं आ रहा है। और खास तौर पे जो मुद्दा मैंने आपसे इससे पहले बताया है कि एससी, एसटी और ओबीसी एम्प्लॉयज का क्या होगा, उनकी तो एम्प्लॉयमेंट ही लगेगी 40 इयर्स में, कई जगहों पे रिलैक्सेशन है, तो उनका क्या होगा? जबकि इसके अंदर मैंडेटरी है कि 25 इयर्स जो है आप सर्विस देने के बाद ही आपको फुल पेंशन मिलेगा। तो इसमें कोई क्लियरिटी तो दी नहीं रहे हैं। अब सोचिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, आप सरकारी नौकरी इसीलिए तो होती है कि जिसमें पेंशन का बेनिफिट हो, पेंशन जो है सिक्योर हो, जिसका रिटायरमेंट जो है सिक्योर हो। ओल्ड एज में वो करेंगे क्या? और यहाँ पे जो है वहीं पे लेके आकर के मार रहे हैं ये। और समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सरकारें जो होती हैं वो बेनिफिट के लिए होती है, जो चाहे एम्प्लॉयज के लिए हो कि अपने देश की जनता के लिए हो।
मगर यहाँ पे जो भी कानून आता है वो बिल्कुल यूं समझ लीजिए आपके लेकिन एडवर्स बनाते हैं। मुर्तजा जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह तो रही है हम तो अवसर दे रहे हैं, मौके दे रहे हैं कि आपको जो बेस्ट लगे आप चुन लीजिए। उनके हाँ, तो नजरिए से ऐसा सब बहुत अच्छा है। ऐसा मौका दे रहे हैं कि देखिए, अगर कोई यूं समझ लीजिएगा कि लैक ऑफ नॉलेज में अगर कोई वो ऑप्शन अडॉप्ट कर लेता है तो फिर वो तो गया, तो बेनिफिट वाली कहाँ बात है। यहाँ तो लेके आकर के फंसा रहे हैं, तो हम तो ऐसे कोई खाली कानून की तायद नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए रमेश जी, सरकार को सोचना चाहिए इसके ताल्लुक से। बिल्कुल सही है। रमेश जी और गजेंद्र जी, मैं आप दोनों से ही एक एक प्रश्न, मेरा बहुत छोटा सा संक्षिप्त में प्लीज अपना आंसर कीजिएगा क्योंकि समय हो रहा है। ये जो बात निकली कुछ स्टेट में ओपीएस की और दूसरी बात एनपीएस की बात आ रही है। देखिए यूपीएस तो मुझे नहीं लग रहा इतना कोई ज़्यादा आगे बढ़ेगा। एक टाइम भी ड्यूरेशन बढ़ाया गया है 30 सितंबर तक का कि आप उसको स्विच करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जब क्लियरिटी नहीं है तो लोग स्विच कैसे करेंगे। अच्छा, एक सबसे बड़ी दुविधा, एक बार स्विच करा तो वापस भी नहीं आ पाएंगे। और बार बार भारतीय जनता पार्टी या जो सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि है सब आपके हित का, अब आप लोगों को एक्सेप्ट है तो ठीक है, नहीं है तो आप लोग रहने दीजिए। तो इसका बीच का समाधान निकालिए, या तो कोई नहीं जाएगा तो फिर होगा क्या? ये तो इसको क्या मतलब, आप बीच मझधार में हैं कि ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं। जब भी कोई नई सरकार कोई व्यवस्था लाती है तो कुछ दिन के लिए विरोध होता भी, कुछ सुझाव भी आते हैं, फिर समस्या का दूर भी होती है। जब एनपीएस लाए थे जब भी यही समस्या थी। एनपीएस में सारे संगठनों ने, भारतीय मजदूर संघ सबसे बड़ा हिंदुस्तान नहीं विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उसको सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने मान्यता दी, उनके माध्यम से भी सारा वो प्रस्ताव रखते हैं और सरकार ने फिर नई यूपीएस ले आए। अब यूपीएस में कोई समस्या आती है तो सारे कर्मचारी संघ के नेता हैं, बाकी जो बड़ी बड़ी हमारी ट्रेड यूनियन है जो भारतवर्ष में, उनके संगठन है राष्ट्रीय स्तर पर, उनके माध्यम सरकार से बात करना चाहिए। सरकार कोई मना थोड़ी करती। सरकार के जो अधिकारी और कर्मचारी ये वास्तव में सरकार की रीढ़ की हड्डी है और सरकार उनको नाराज नहीं करना पाती है। कोई सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा को, सब उनके साथ है। अब ये एनपीएस तो पुरानी सरकार के माध्यम से आई थी, यूपीएस आई। जहां तक राजनीतिक आधार पर हम अलग अलग कहते हैं कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग है। कांग्रेस सरकार ने, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, या वो बाकी सरकार भी हो, तब दूर उन्होंने कहा कि हम पुरानी पेंशन देंगे आपको एनपीएस के बजाय। पूरा उनके आधार पर पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने चुनाव लड़ा, सारे विपक्ष के नेताओं ने। बाद में जब लोकसभा के चुनाव आए तो लोकसभा के चुनाव में उन्होंने, कांग्रेस ने कहा कि हम एक समिति बनाएंगे, उस पर विचार करें। उन्होंने कहा कि हम लागू करेंगे। तो ये राजनीतिक आधार हम छोड़ दें, लेकिन यदि सरकार के पास कोई सुझाव जाते हैं, कुछ कमियां हैं, तो मैंने कहा ना, एक आदेश निकलता है उसमें 50 बार संशोधन होते हैं। मैं तो सरकार में कैबिनेट के मंत्री के मतवेश में रहा हूँ, कर्मचारी कोई काम देखता था, बराबर पत्र आते थे, हम उस पर कहते थे साहब ये कमी है, ये पेशी है, इसको जरा जोड़ दें, उसको हटा दें, तो सरकार बराबर करती है, ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि भारत सरकार चाहे वो वेतनमान लागू करे, महंगाई भत्ता दे, प्रांतों में आते आते कई जगह 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर लग जाता है। तो ये इसके लिए सारे संगठन, प्रदेश वाले भी मांग करते हैं कि भाई जिस दिन लागू हो जाए भारत सरकार में उस दिन दे दें। प्रांतों में कुछ समय बाद लाते हैं, लेकिन प्रांत वाले भी देते तो केंद्र के दिनांक से देते हैं, वो चाहे थोड़े दिन बाद दें। तो ये मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ी बात नहीं है। कर्मचारियों को थोड़ी थोड़ी दिक्कतें जो आ रही है या समझने में दिक्कत आ रही है, मैं सोचता हूँ कि उनको भी जाकर राज्य सरकार के अधिकारियों से, उनके जो मंत्री हैं उनसे जब प्रयास करेंगे तो आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें सुधार होगा, क्योंकि सरकार ने एक बार वोट तो खत्म कर दी, तो वो तो वापस आना ही नहीं है। रमेश जी, तो ठीक है, चलिए, बड़ी बात नहीं, सुधार की बात तो होगी आप कह रहे हैं, और राज्य सरकार के अधिकारियों से बात की जाए। सरकार खुद ही असमंजस में है, वो पहले खुद की उन चीज़ों को तो क्लियरिटी में ले आए कि हम उस चीज़ पर काम कैसे करें, तब तो वो कर्मचारियों की परेशानियों को दूर करेंगे। आप समझिए ना उस चीज़ को, या तो फिर वो छोड़ दे कि हम जिसमें हम वहीं रहें, हम उस तरफ कदम ना बढ़ाएं। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी क्योंकि समय हो रहा है। गजेंद्र जी, इसी सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ा रही हूँ, इसको कैसे करेंगे, क्योंकि एक पूरी क्लियरिटी अंशदान को लेकर है, किसका कितना पार्ट होगा, यहाँ से कोई सेटिस्फाइड ही नहीं है ना। जी, मैं आपके माध्यम से, जो हमारे रमेश जी है और भी मित्र थे जिन्होंने कहा था कि समाधान निकलेगा या हम वहाँ जाके बताएंगे तो समाधान निकल जाएगा, परंतु मैं इनसे यही कहना चाहूँगा, ये भारतीय मजदूर संघ के बहुत बड़े नेता हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय मजदूर संघ एक ही है, ये समझ लो।
तो इनको बात करनी चाहिए कि भाई एक तीसरा विकल्प और कर दे, ओपीएस का, ओल्ड पेंशन स्कीम भी कर दे कि कर्मचारियों को एनपीएस लेनी है या यूपीएस लेनी है, ओल्ड पेंशन स्कीम लेनी है। तो सर ऐसे तो फिर एनपीएस और यूपीएस काम ही नहीं करेगा, सब ओपीएस ही करेंगे। और यही तो सबसे बड़ी परेशानी है कि निर्मला सीतारमण बिल्कुल एक लाइन कहते हैं ना, एक लाइन खींच दी गई है, उस पर कोई प्रस्ताव जैसी कोई बात ही नहीं है, बात ही नहीं करना चाहते हैं। और जबकि ये कह रहे हैं कि अच्छे चीजें कर रहे हैं, अच्छी चीजें करते तो एक चीज और थी, ओपीएस का ऑप्शन और कर देते तो निश्चित तौर पे वाहवाही भी होती। और जब अच्छा ही करना चाहते हैं तो अगर ओल्ड पेंशन स्कीम बुरी थी तो क्या परेशानी है, ओल्ड पेंशन स्कीम का ऑप्शन भी खोल देना चाहिए कि जो कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस का ऑप्शन खोला, जैसे ओपीएस का ऑप्शन खोल दे। ठीक है तो गजेंद्र जी, ठीक है सर, क्योंकि समय की सीमा है, मुझे रोकना पड़ेगा। आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया है। नहीं देखिए, अभी तो जहाँ तक आप कह रही हैं कि असमंजस तो है, अभी जैसे दोनों कर्मचारी नेताओं की बात मैं समझ रहा था, आप देखिए रमेश जी, भारतीय मजदूर संघ के हैं, ये जो है एक तरह से संघ का बड़ा संगठन है और देश का या दुनिया का बहुत बड़ा कर्मचारी संगठन मान सकते हैं आप। अगर ये इन सारी परेशानियों को अगर ये ले जा कर के प्रधानमंत्री जी के यहाँ या केंद्र सरकार के सामने रखते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का निदान हो सकता है और हो भी रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि विकल्प के रूप में, जैसे ओपीएस मतलब एनपीएस है और यूपीएस है, अब विकल्प चुनने की बात है। यहाँ पर जाके तो कर्मचारी असमंजस में पड़ जाए कि हम इधर जाएं कि उधर जाएं, भाई किस तरफ हम जाएं। तो इसको भी थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए। कोई ये देश के लिए कोई एक स्कीम लागू करना चाहिए, न कि एक कोई अल्टरनेट दे दीजिए। तो हमें लगता है कि इस अल्टरनेट देने का भी, कोई विकल्प देने का भी की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। और कहीं न कहीं एक तरह से ये ज़रूरी है कि सरकार जो है, केंद्र सरकार जिस मंशा से यूपीएस को लेकर के आई है, उसकी मंशा पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता, लेकिन कर्मचारियों को कितना हित हो रहा है ये भी देखना होगा। तो अगर इस सारी चीज़ों का देखें हम तो ये ज़रूर समझ में आएगा कि इस स्कीम, फिलहाल ये स्कीम एक उलझन भरी है और उसको सुलझाना केंद्र सरकार का काम है और सहयोग करना कर्मचारी संगठनों को या कर्मचारियों का काम। बिल्कुल, समय की सीमा है। अरविंद जी जुड़े हमारे साथ। चलिए, अरविंद जी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है और समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, कर्मचारियों के हित की बात है। शुरुआत ही हमने करी थी कि जब सरकार कोई पॉलिसी लाती है, कोई भी पेंशन पॉलिसी होगी, वो कर्मचारियों के हित की होगी, लेकिन उस हित को देखने के लिए ये भी देखना है कि कर्मचारी उससे कितने संतुष्ट हैं और यदि उनको कोई समस्या है और यहाँ पे जो राज्य सरकारों के बीच असमंजस की स्थिति आ गई है, उसका समाधान निकालना जरूरी है। तब जब तक आप वो नहीं करेंगे, जब तक उन बिंदुओं को नहीं समझेंगे, तब तक इसका समाधान नहीं होगा और समाधान नहीं होगा तो यूपीएस की तरफ कैसे कर्मचारी बढ़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा जैसा है। देखिए इस पूरी चर्चा के माध्यम से, और क्योंकि लगातार ये इस वक्त चर्चा में है, क्योंकि कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मामला है, देश का बड़ा मामला है, इस पर क्या इंप्लीमेंट आगे होता है, कितना सरकार इस पर संज्ञान लेती है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।